आप लोगों के लिए एक ऐसी वेब सीरीज जिसकी रेटिंग IMDb पर 8.4 है। इस वेब सीरीज का नाम है फर्जी। इसमें एक साधारण सा आर्टिस्ट पैसों की तंगी के कारण नकली नोट छाप देता है और फिर उसकी लाइफ के बड़े वाले एल लग जाते हैं। उसका मासूम चेहरा और तेज दिमाग आपको इस सीरीज से बांधे रखेगा। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ गुंडे सनी को पकड़कर एक घर में लेकर आते हैं और उसे फिरोज के साथ बंद कर देते हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और सनी को 500 का नोट दिखाकर पूछता है, क्या ये तुमने बनाया है? सनी कहता है हाँ। दरअसल हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। ये शाहिद कपूर जैसा दिखने वाला लड़का सनी है। ये एक टॉप का आर्टिस्ट है, पर दुनिया को आर्टिस्ट लोगों की कदर कहाँ है। ये हर तरह की पेंटिंग बना लेता है। ये किसी भी चीज की हूबहू कॉपी बना सकता है। ये आर्ट इसने अपने नाना से सीखी है। वो इससे भी बड़े आर्टिस्ट हैं। वे सनी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार वे अपनी क्रांति पत्रिका से करते हैं। ये है सनी का बचपन का दोस्त जिसका नाम फिरोज है। ये पेपर की प्रिंटिंग का काम संभालता है। नाना क्रांति पत्रिका को ऑनलाइन करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें, लेकिन सनी इस बात को इग्नोर कर देता है। सनी को इस प्रेस से नफरत है, लेकिन ये एक रिश्तेदार की तरह है, झेलनी तो पड़ेगी ही। नाना जी अपने अखबार के जरिए समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन सनी बचपन से देखता आ रहा है कि इसको ज्यादा लोग खरीदते ही नहीं हैं। बचपन में सनी अपनी मर्जी से अखबार बेचने जाया करता था और अपने लिए थोड़े बहुत पैसे बचाकर अपना खर्चा भी चला लेता था। इसका मतलब ये है कि बचपन से ही इन दोनों को पैसा कमाने का चस्का है, क्योंकि नानू की फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पैसा बचाने के चक्कर में वे सुबह शाम बंद खाया करते थे। सनी और फिरोज की जिंदगी भी बंद जैसी बनकर रह गई थी। वे अक्सर लोगों के कपड़े, जूते और घड़ी देखकर अंदाजा लगाया करते थे कि ये कितने की होगी। सनी की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम अनन्या है। ये करोड़पति बाप की बेटी है और कहीं न कहीं इसे इस बात का घमंड भी है। ये सनी को विलो सिटी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए कहती है और फिर सनी अपने दोस्त के साथ विलो सिटी जाता है। उसे अपने और अनन्या के लिए 2 टिकटें लेनी थी, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि एक टिकट की कीमत 27,000 रूपए है। जब फिरोज बार्गेनिंग करता है तो मैनेजर उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि चप्पल पहनने वाले लोगों की यहाँ एंट्री नहीं थी। फिर सनी अनन्या को अपने मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने के लिए बुलाता है, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वो सनी को कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ विलो सिटी जा रही हूँ। अब सनी और उसके दोस्त को समझ आ गया था कि उनकी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है। मिडिल क्लास के लोग सारी जिंदगी इसी वहम में रहते हैं कि वो मिडिल क्लास है और सारी जिंदगी लोन चुकाने में ही बीत जाती है। दरअसल वो गरीब से भी नीचे वाली लाइन में होते हैं। फिर जब दुनिया हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाती है तो हर इंसान की तरह ये भी सोचते हैं कि शायद आने वाला साल पिछले साल से बेहतर होगा। अगले दिन जब सनी अपनी प्रेस में जाता है तो देखता है आज प्रेस बंद थी। पूछने पर पता चलता है कि प्रेस जिसके पास गिरवी पड़ी है उन्होंने इसे खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। फिर फिरोज और सनी सेठ जी के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी मोहलत मांगते हैं। अपने पुराने रिश्तों को देखते हुए वे उन्हें 1 महीने का टाइम दे देते हैं, लेकिन पता इनको भी था कि 1 महीने में कुछ भी होने वाला नहीं है। उस रात नाना भी बहुत परेशान थे क्योंकि उनको प्रेस बंद होने का डर था। सनी चाहता था कि नाना जी खुश रहें और नाना जी तभी खुश हो सकते थे जब ये प्रेस वाला मामला हल हो। फिर फिरोज कहता है कि हमें हनी की मदद लेनी चाहिए, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। फिर फिरोज हनी के पास जाता है। हनी कहता है चिंता काय को करता है, हम प्रेस को बचा लेंगे। फिर हनी फिरोज को अपने दोस्त मांझा भाई के पास लेकर जाता है। उसके आदमी सुई से लेकर जहाज को छोड़कर बाकी सभी चीजों की फर्स्ट कॉपी बना सकते हैं। मांझा भाई कहते हैं कि मुझे आर्टिस्ट लोगों की ही जरूरत है, भेज दो दोनों को काम पर। जब फिरोज सनी को जाकर कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए नया काम ढूंढा है, तो सनी कहता है मोटा पैसा कमाना है तो इसे खुद छापना होगा। ये सुनकर फिरोज की हवा निकल जाती है। फिरोज कहता है कि क्रांति पत्रिका बचानी है, डुबोनी नहीं है। सनी कहता है डिजाइन का एक्सपर्ट मैं हूँ, प्रिंटिंग का एक्सपर्ट तू है और प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास ऑलरेडी है। ये नोट भी तो किसी इंसान ने ही छापा होगा, डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। फिर ये दोनों प्रेस के ऊपर वाले रूम की सफाई करते हैं। सनी नोट की डिजाइनिंग पर ध्यान देता है जिसमें वो बचपन से ही आउटस्टैंडिंग था। वो नोट पर लिखे एवरी माइक्रो वर्ड्स बड़े ही ध्यान से कॉपी करता है, जो शायद सिंपल आंखों से दिखते भी नहीं है। अब नोट की डिजाइनिंग तो हो गई थी, अब बारी आती है प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले चाहिए थी मास्टर डाई, जिसको बनाने के लिए
कॉपी बनाओ, फिर फिक्सिंग करो, उसके बाद फ्रिक्शन, फिर ट्रीट, फिर बेक, फिर क्लीन और उसके बाद जादू। लेकिन इसका गरीब सा प्रिंटर एक टाइम में एक ही कलर प्रिंट करता था, इसलिए नोट को 4 बार प्रिंट करना पड़ता था। प्रिंट, क्लीन, चेंज, रिपीट। फिर बारी आती है नोट कटिंग की और उसके बाद बारी आती है सिक्योरिटी स्ट्रिप की। ये 10 के नोट की स्ट्रिप 500 के नोट में लगाते हैं। फिर बारी आती है रैंडम सीरियल नंबर की। अब इनका फर्जी नोट बनकर तैयार हो गया था। फिर वे इस नोट को चाय वाले पानी में डुबो कर देखते हैं कि कहीं इसके ऊपर कोई धब्बा ना पड़ जाए या कोई इंक वगैरह ना उतर जाए। फिर ये दोनों इस नोट को मार्केट में चलाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वो ठेके वाला पहचान जाता है कि ये फर्जी नोट है। फिर ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं क्योंकि लोग इनके पीछे पड़ गए थे। ठेके वाले को छोड़कर बाकी को तो पता भी नहीं था कि वे इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं। फिर वे अपने बनाए हुए सारे नोट जला देते हैं। सनी कहता है नाना अक्सर कहा करते थे कि आर्ट और कचरे में सिर्फ एक गलती का फर्क होता है और सनी को वही गलती सुधारनी थी। वो कहता है कि मैं इससे भी बेटर नोट बनाऊंगा। ये है मंसूर भाई। मार्केट में इनके बनाए 2000 के नकली नोट ऑलरेडी चल रहे थे। नेपाल में इन्होंने अपना एक अड्डा बनाया हुआ था। ये है माइकल, ये एक पुलिस वाला है। फिलहाल ये अपनी टीम को लेकर नेपाल में मंसूर को पकड़ने आया है। इसके साथ नेपाल की लोकल पुलिस भी थी। इनको पक्की खबर थी कि मंसूर आज यहाँ आने वाला है। फिर माइकल मंसूर और उसके खास आदमी बिलाल को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे फर्जी नोट मिलते हैं जो भारत की मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मंसूर मिडिल ईस्ट में नोटों को छापता था, फिर वे नेपाल में पैकेजिंग के लिए आते थे और यहाँ से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। फिर माइकल मंसूर और उसके साथियों को पकड़कर ले जाने लगता है। माइकल 6 साल से मंसूर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ मंसूर के लोकल गुंडे आ जाते हैं और पुलिस के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। मौका देखकर मंसूर और बिलाल भाग जाते हैं और बदले में माइकल को अपने दोस्त की जान गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ सनी फिरोज की आंखें बंद करवाकर उसे असली नोटों में से एक नकली नोट पहचानने को देता है। वो कागज की क्वालिटी से 1 मिनट में पहचान जाता है कि उनमें से फर्जी नोट कौन सा है। अब उनकी 500 के नोट के लिए सही पेपर की तलाश शुरू हो जाती है। अब वे अलग अलग जगह से पेपर मंगवाते हैं। अब उन्हें सही पेपर मिल जाता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बहुत पतला था, इसलिए वे एक पेपर के ऊपर नोट का फ्रंट और दूसरे पर नोट की बैक साइड छापकर दोनों को चिपकाने वाले थे। 1-2 केमिकल टेस्ट के बाद उनका नोट फिर से मार्केट में जाने को तैयार था। अब वे फिर से ठेके पर जाकर नोट चलाने की कोशिश करते हैं और इस बार वो चलता नहीं बल्कि दौड़ जाता है। अब उन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब टाइम फिर से प्रेजेंट में आता है। मंसूर वो 500 का नोट दिखाकर सनी से पूछता है कि ये किसने बनाया और इसको कौन सप्लाई करता है। सनी कहता है ये नोट मैंने बनाया और हम दोनों ही मिलकर सप्लाई करते हैं। फिर मंसूर कहता है फिरोज का कोई काम नहीं, गोली मार दो इसे। फिर मंसूर का आदमी फिरोज को गोली मार देता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों बाकी के 7 एपिसोड सस्पेंस से भरे हुए हैं, कृपया सीरीज को पूरा देखें। सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सनी का बाप चोर था। वो कभी इस शहर तो कभी उस शहर, बस शहर बदलता रहता था। एक दिन वो सनी को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाना के पास छोड़कर आ रहा हूँ और फिर वो सनी को ट्रेन में छोड़कर भाग जाता है। जब सनी उठता है तो अपने पापा को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसके पापा कहीं नहीं मिलते। फिर वो स्टेशन पर भी अपने पापा का इंतजार करता है और जमीन पर एक ड्राइंग बनाता है ताकि उसके पापा उस ड्राइंग को देखकर समझ जाएं कि उसका बेटा यहीं कहीं है, लेकिन उसका बाप नहीं आता। तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है फिरोज की, जो बेघर था। फिरोज का बाप भी उसे छोड़कर भाग गया था। फिर सनी ड्राइंग बनाता है और फिरोज लोगों से पैसे मांगता है। तभी से ये दोनों इकट्ठा रहने लगे थे। यह स्टेशन ही अब इनका घर बन गया था। सनी को तो पता भी नहीं था कि उसका बाप चलती ट्रेन से कूदकर मर गया है। एक दिन उसके नाना स्टेशन पर आते हैं और सनी को ढूंढ लेते हैं। सनी फिरोज को भी साथ ले चलने के लिए कहता है। फिरोज उसका दोस्त ही नहीं था बल्कि साया था, जिसको मंसूर के आदमियों ने ठोक दिया था। दरअसल हुआ ये था कि सनी गोली की आवाज से बेहोश हो गया था, क्योंकि मंसूर के आदमियों ने गोली फिरोज को मारी ही नहीं थी। फिर सनी उस नाटकबाज को उठने के लिए कहता है। कहानी फिर से बैक में जाती है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली में काउंटर फीटिंग को रोकने के लिए एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मंत्री पवन गहलोत भी आए हुए थे। ये मीटिंग आरबीआई की तरफ से रखी गई थी। इसमें आरबीआई की तरफ से मेघा नाम की एक एम्प्लॉय एक मशीन के बारे में बता रही थी, जो नकली नोटों को एक झटके में ही पकड़ सकती थी। उस मीटिंग में माइकल और उसका साथी भी आए थे। मंत्री साहब को इस मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो अपने मोबाइल में किसी छपरी की वीडियो देख रहे थे। अकेले मंत्री ही नहीं बल्कि उनके
जबकि बाकी सभी साथी अपने फोन में ही लगे हुए थे। मेगा बताती है कि जो लोग इस मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन्हें मोबाइल में यूज करने वाला एक सॉफ्टवेयर देंगे जो मोबाइल कैमरे की मदद से फर्जी नोट को पकड़ सकता है। लेकिन मंत्री साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैडम, हम विचार करेंगे। फिर माइकल गहलोत के पास जाता है। गहलोत कहता है कि तुमने काठमांडू में क्या रायता फैलाया है। माइकल कहता है सर, नकली नोट फैलाने वालों को पकड़ने के लिए मुझे पता नहीं कितने डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट हेल्प करने को राजी ही नहीं है। सर प्लीज, मुझे एक डेडिकेटेड टीम चाहिए। गहलोत कहता है कि काउंटर फिटिंग के अलावा भी देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर माइकल कहता है कि टेररिस्ट से लेकर इकोनॉमी तक हर काम काउंटर फिटिंग से लिंक्ड है। सर, अगर इसको सीरियस नहीं लिया तो ये देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। गहलोत कहता है कि मेरा दिमाग अभी भी इलेक्शन में लगा है, मेरा दिमाग मत खाओ। और मंत्री गहलोत वहाँ से चला जाता है। उधर फिरोज सनी का बनाया हुआ नोट हनी के पास लेकर जाता है। उसको देखकर हनी उसका फैन हो जाता है। फिर वो अपने दादा को वो नोट दिखाता है। दद्दू पहचान नहीं पाता कि ये असली है या फर्जी। फिर दद्दू एक ज्ञान देते हैं कि फर्जी नोट आम इंसान के पास पकड़ा जाए तो कोई बात नहीं, अगर बेचने वाले के पास पकड़ा जाए तो आदमी लंबा अंदर जाता है। इसलिए नकली माल बेच और असली माल को अपने पास रख। नकली माल कभी न कभी तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, जब भी पकड़ा जाए तुम्हारी जेब में नहीं होना चाहिए और खुद कभी इससे कुछ भी खरीदने का ट्राई मत करना। फिर वे दोनों जाते हैं मांझा भाई के पास। मांझा इनको भेजता है एक बिल्डर के पास। वो भी 3 नोटों में से पहचान नहीं पाता कि असली नोट कौन सा है और फर्जी कौन सा। वहाँ उनको अपना पहला ऑर्डर मिल जाता है। डील होती है 500 के बदले 150 रुपए की और ऑर्डर मिलता है 2 करोड़ फर्जी नोटों का और डिलीवरी 1 हफ्ते में ही करनी थी। 150 में से 10% हनी के थे और 10% मांझा भाई के। अब टेंशन ये थी कि 10 लाख छापने में तो इनको कई दिन लग गए थे। अब ये इतनी सारी इंक, प्रिंटर और पेपर कहाँ से लाएंगे और 1 हफ्ते में 2 करोड़ कैसे बनाएंगे। पैसा बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए था, अब वो कहाँ से आएगा। माइकल को आदत थी कि अक्सर रात को टल्ली होकर दूसरों का दिमाग खाया करता था, इसलिए रात को कोई भी उसका फोन नहीं उठाता था। फिर वो गहलोत को भी फोन करता है, लेकिन वो भी फोन काट देता है। फिर वो गहलोत की अभद्र तस्वीरें उसके पास भेजता है। गहलोत का फोन आता है और गुस्से में कहता है क्यों बार बार वही फोटो भेजकर मेरी नाक में दम कर रखा है। अभी की अभी फोटो डिलीट कर, वरना औकात में ला दूंगा। माइकल कहता है सर, मैंने आपको क्राइम ब्रांच से कितनी बार बचाया। कॉटन फैक्ट्री केस, हिट एंड रन केस, साले का स्कैम, कितनी बार तो मैंने आपको बचाया। फिर वो नशे में गहलोत को 3-4 गालियां दे देता है और फोन कट कर देता है। अगले दिन चाचा सनी से पूछते हैं कि तू क्या खिचड़ी पका रहा है। फिर सनी चाचा को कहता है कि प्रेस को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। चाचा कहता है दिमाग खराब हो गया है तेरा। फिर सनी चाचा को अपना बनाया हुआ फर्जी नोट दिखाता है। चाचा भी नोट को पहचान नहीं पाता। फिर वे दोनों एक होटल में कॉफी पीने जाते हैं। सनी अपना बनाया हुआ फर्जी नोट चला देता है। उसकी कलाकारी देखकर चाचा जी कहते हैं अगर बल्क में नोट छापने हैं तो फास्ट प्रिंटर लगेगा, पेपर लगेगा, बहुत सारी इंक लगेगी, नोट सुखाने के लिए ड्रायर लगेंगे। अब इनको गली में तो सुखा नहीं सकते और इन सबको खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर सनी और फिरोज वापिस सेठ जी के पास जाते हैं। वे उनसे एक और लोन लेते हैं पूरी 24% ब्याज पर, जो कि 2 महीने में ही वापस लौटानी थी। सनी अपने नाना को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता था, क्योंकि रिश्तेदारों में सिर्फ उसका नाना ही बचा था। जब सनी नानू के साथ खाना बना रहा था, उस समय फिरोज और चाचा जी नए सामान की सेटिंग कर रहे थे। नानू को थोड़ा बहुत शक भी था कि जरूर सनी कुछ गलत काम कर रहा है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने कोई गलत काम किया तो तुम्हारी लातें तोड़ दूंगा। तभी उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अगले दिन माइकल गहलोत के दफ्तर में उससे मिलने जाता है। गहलोत पूछता है उस दिन कितनी चढ़ाई थी बे? माइकल कहता है क्या हुआ सर? गहलोत कहता है साले फोन करके मुझे गालियां दे रहा था, तेरा तो एनकाउंटर कराऊंगा, तब तुझे याद आएगा कि क्या हुआ था। माइकल कहता है सर, फोन मेरी पीछे वाली जेब में था, शायद अपने आप चल गया होगा। फिर गहलोत कहता है तो तेरे बम ने ही मुझे फोटो भी व्हाट्सएप कर दी होगी। फिर माइकल कहता है सर आप मुझे थप्पड़ मारो, अभी की अभी एक थप्पड़ मारो। फिर गहलोत हाथ जोड़कर कहता है माइकल जी आपको क्या चाहिए? माइकल कहता है सर, काउंटर फिटिंग को रोकने के लिए मुझे खुद की टीम चाहिए। अगर मिशन सक्सेसफुल हुआ तो अगला इलेक्शन आपकी जेब में, अखबार के फ्रंट पेज पर आपकी बड़ी सी फोटो आएगी। उधर फिरोज नोटों के लिए पेपर ऑर्डर करता है। डीलर कहता है कि ये पेपर रिस्ट्रिक्टेड है, अगर पेपर चाहिए तो नाम, पता, आधार कार्ड और GST नंबर सब कुछ बताओ। फिर फिरोज उसे रिश्वत ऑफर करता है, लेकिन वो ऑफिसर उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर ये रात को हनी के फंटर लोगों को लेकर उस गोडाउन में चोरी करने जाते हैं
और वहाँ से कई तरह के पेपर चुराते हैं ताकि किसी को शक न हो कि सिर्फ एक ही तरह का माल चुराया गया है। अब प्रेस फटाफट माल छापने के लिए चालू हो जाती है। कुछ ही दिनों की मेहनत से वे बहुत सारे नोट छाप देते हैं और सक्सेसफुली 2 करोड़ की डिलीवरी कर देते हैं। वो बिल्डर कहता है आर्टिस्ट और पैसा लगेगा। अब ये छोटी बड़ी कई तरह की डिलीवरी करने लगे थे। अफसरों के लिए मिठाई के डब्बे भी तैयार हो रहे थे। इनकी मशीन ऐसी चालू हुई कि हर रोज लाखों रुपए छापने लगी और वो थकती भी नहीं थी। फिर ये 50 लाख रुपए लेकर सेठ जी का कर्जा भी उतार देते हैं। फिर जब वे प्रेस के कागज नाना जी को देने जाते हैं तो वे पूछते हैं कि इतना बड़ा कर्ज उतारा कैसे। सनी कहते हैं कि नानू मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पार्टनर ने मुझे एडवांस दिया था, उसी से मैंने कर्ज उतारा है, मैं कर लूंगा मैनेज, आप चिंता मत करो। नानू पूछते हैं तुम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे। सनी कहता है फिरोज की कसम नानू कुछ गलत नहीं है। फिर अगले दिन सनी अनन्या को मिलने के लिए वेलोसिटी बुलाता है। डिनर करने के बाद सनी फर्जी नोटों से बिल चुकाता है। उसके बाहर जाते ही मेघा होटल में आती है। खाना खाने के बाद वो अपना बिल कैश में पे करती है। फिर वेटर उसे छुट्टे रुपए ला कर देता है जिसमें 500 के नोट भी थे। मेघा आरबीआई में थी इसलिए एक झटके में वो नकली नोट को पहचान जाती है। फिर वो होटल में जितने भी फर्जी 500 के नोट थे उनसे सब ले लेती है। रात को माइकल के पास गहलोत का फोन आता है। गहलोत कहता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं दूंगा और मुझे जो चाहिए मुझे दो। माइकल कहता है सर आप मुझे टीम दो जिसमें हर डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं आपको मोटे मोटे अक्षरों वाला फ्रंट पेज दूंगा। उधर चाचा सनी को कहते हैं कि अब ये प्रेस तो हम छुड़वा चुके, हमें नकली नोट छापने बंद करने होंगे। सनी कहता है कि इन लोगों की सैलरी भरते भरते हम फिर से माइनस में आ जाएंगे, अब थोड़ा माल खुद के लिए भी छाप लेते हैं। चाचा का दिल नहीं मान रहा था लेकिन वे दोनों मिलकर चाचा को समझाते हैं। चाचा जी कहते हैं कि बस आखिरी बार। उधर मेघा उस नकली नोट को लेकर ऑफिस जाती है और अपनी मशीन में चेक करती है। मशीन इस नोट को पकड़ ही नहीं पाती। फिर वो उस नोट को बारीकी से चेक करती है। वो नोट हर टेस्ट में पास हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये सैंडविच नोट है, यानी 2 पेपर्स को सैंडविच की तरह जोड़ा गया है। जो भी लोग इसे बना रहे हैं वे छोटे दर्जे पर काम करने वाले लोकल प्रेस वाले हैं। उधर माइकल अपने साथी को बुलाता है और कहता है कि कल तुम सभी डिपार्टमेंट में से एक एक बंदा चुनोगे, आरबीआई से भी। अब काम करने का मजा आएगा। उधर क्रांति पत्रिका के सभी लोगों के चले जाने के बाद प्रेस फिर से चालू हो जाती है। ये दिन रात मेहनत करके भारत की इकोनॉमी को झटका दे रहे थे, ये सोचे बिना कि ये कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं माइकल अपनी टीम को बता रहा था कि 2000 के नोट मिडिल ईस्ट में छपते हैं। उसके बाद उनको पड़ोसी मुल्क में लाया जाता है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। वहाँ उनकी अच्छे से पैकेजिंग होती है और फिर इनको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के रूप में चाहे टेक्सटाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडिया में एंट्री कराई जाती है। सारा रुपया एक साथ नहीं आता बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में आता है। चाहे नोट कितनी भी कलाकारी से बनाया हो, अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो वो यूजलेस है। और इंडिया में आने के बाद ये नोट हर छोटे बड़े बिजनेस और बैंक में फैल जाते हैं। बस इसी को रोकने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस काउंटर फीडिंग के पीछे इस इंसान का हाथ है। ये कभी कभी इंडिया आता है लेकिन कब आता है किसी को नहीं पता चलता। ये है बिलाल, ये इसका मेन डिस्ट्रीब्यूटर है। हमें इन दोनों को ही पकड़ना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेघा अपने सर से इन नकली नोटों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन मांगती है लेकिन उसके सर कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम है, गो। अब वही बिल्डर मांझा भाई के पास फोन करके एक बड़ा ऑर्डर देता है और 10% अपना भी कमीशन मांगता है। उधर माइकल दफ्तर में जाकर जो काठमांडू से नकली नोट पकड़े थे उनमें से कुछ रुपए निकलवाता है। अफसर के पूछने पर वो बताता है कि चेकिंग के लिए जा रहे हैं, 6 महीने में वापस आएंगे। फिर वो उन नोटों से 2 iPhone 14 खरीदता है, एक अपने 6 साल के बेटे के लिए, दूसरा अपने साथी शेखर के लिए। जब शेखर थैंक यू कहता है तो माइकल कहता है तू भी मेरे जैसा बेशर्म है, फर्जी नोट से iPhone खरीदा और तू एक बार भी मना नहीं किया। उधर सनी और फिरोज एक बार में बिल्डर से जाकर मिलते हैं। बिल्डर उनको अंदर ले जाता है क्योंकि अंदर बैठा था गुजरात से आया हुआ केसरी भाई जोशी जो कि एक MLA था। वो सनी को 20 करोड़ फर्जी नोट का ऑर्डर देता है। ये फोन पर बात नहीं करता था इसलिए ये खुद ऑर्डर देने के लिए आया है। वो बिल्डर कहता है कि ये डिलीवरी तुम लोगों को ही करनी है, वो भी गुजरात में 2 हफ्ते के अंदर अंदर। चाचा फिर इनको फटकार लगाते हैं कि मैंने कहा था आखिरी बार लेकिन तुम फिर से एक बड़ा ऑर्डर पकड़ लाए। अब समस्या और भी थी, इनके पास पेपर नहीं था और बार बार चोरी भी नहीं की जा सकती थी, इसके लिए उन्हें कुछ और जुगाड़ करना था। दूसरी तरफ माइकल अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पर जाता है और उसे iPhone गिफ्ट करता है।
वो मम्मी के साथ रहा करता था, क्योंकि माइकल और उसकी बीवी अलग रहते थे और इनका तलाक के लिए केस भी चल रहा था। अब हर डिपार्टमेंट की तरह आरबीआई में भी सीसीआरटीएफ की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उन्हें काउंटर फिटिंग की टीम के लिए एक ऑफिसर चाहिए। फिर मेघा अपने बॉस को जाकर कहती है, प्लीज आप मेरा नाम सजेस्ट कीजिए। वो मान जाता है। उधर फिरोज और चाचा कहीं से क्रांतिकारी गूंगे बूढ़े को पकड़ कर लाते हैं, जो कुछ टाइम में लुढ़कने वाला था। वे उसके नाम से आईडी बनवाते हैं और एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। फिर इस कंपनी में फोन उठाने के लिए एक ऑपरेटर भी रख लेते हैं। ये कंपनी उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड पेपर खरीदने के लिए बनवाई थी। अब इनके पास नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर के साथ साथ लुढ़कने वाले बूढ़े का आधार कार्ड भी था। फिर फिरोज और हनी बॉलीवुड डायरेक्टरी के लिए पेपर लेने जाते हैं। उन्हें पेपर मिल जाता है। उधर मेघा माइकल से जाकर मिलती है। माइकल पूछता है कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो। वो कहती है, देश की सेवा के लिए। मेरे पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री है और मेरे पास सॉफ्टवेयर और मशीन भी है जिस पर मैंने खुद काम किया है। फिर वे उसे एक 2000 का नोट देते हैं। मेघा का सॉफ्टवेयर बता देता है कि ये फर्जी नोट है। फिर माइकल उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब मेघा के पास करने को कुछ भी नहीं था। फिर वो अपने बैग से 500 का नोट निकालती है और वो नोट माइकल को दिखाने के लिए जाती है। वो कहती है कि ये बंदा नया है, इसे रोकना पड़ेगा वरना ये रुकेगा नहीं। मैंने जिस रेस्टोरेंट में से इस नोट को लिया है उसके आसपास के सभी प्रेस की लिस्ट बनाई है, लेकिन माइकल उसे रोक देता है और कहता है कि हमारा सिर्फ एक ही गोल है, मंसूर। फिर माइकल शेखर के साथ बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही मेघा ओवर स्मार्ट बनती है। वो पेपर पर माइकल की स्टैंप लगा लेती है और उस इलाके के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। शिंदे कहता है कि मुझे बड़े साहब से परमिशन लेनी होगी। मेघा कहती है कि हमें रेड थोड़ी डालनी है, हम तो चेकिंग के लिए जा रहे हैं। कार में 2 मिनट लगेंगे और आधे घंटे में हम वापस आ जाएंगे। शिंदे को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। वे सभी प्रेस चेक करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। अब आखिरी प्रेस बची थी, क्रांति पत्रिका, और उसमें चल रहा था फर्जी नोट छापने का धंधा। फिर पुलिस की गाड़ी देखकर चाचा के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो सनी को जाकर बताता है कि बाहर पुलिस आई है। सनी कहता है, मशीन बंद नहीं कर सकते, कल डिलीवरी देनी है। सब लाइट बंद कर देते हैं। वे लोग सोचेंगे कि प्रेस बंद है और चले जाएंगे। तभी पुलिस वाला किसी पड़ोसी से चाचा का नंबर ले लेता है और चाचा के पास फोन लगा लेता है। सनी के रोकते रोकते भी चाचा फोन उठा लेता है। पुलिस वाला चाचा को अभी की अभी प्रेस में आने के लिए कहता है। फिर सनी चाचा को बैक गेट से बाहर भेजता है और कहता है कि आराम से जाना और कोशिश करना प्रेस ना खोलनी पड़े। फिर चाचा घूमते घुमाते पुलिस वालों के पास जाता है। जब पुलिस वाला उसे प्रेस खोलने के लिए कहता है तो चाचा कहता है कि बिना मालिक की परमिशन मैं इसे नहीं खोल सकता। तभी मेघा कान लगाकर मशीन की आवाज सुन लेती है। फिर पुलिस वाला स्ट्रिक्टली उसे प्रेस खोलने के लिए कहता है। चाचा प्रेस खोल देता है। तब तक सनी और फिरोज ने सभी प्रिंट दूसरे रूम में छुपा दिए थे और खुद भी छुप गए थे, लेकिन वे डस्टबिन में से वेस्टेज उठानी भूल गए थे। पुलिस वाला और मेघा अंदर चेकिंग कर रहे थे। फिर सनी चुपके से डस्टबिन को छुपाने के लिए जाता है। वो एक बड़ा सा पाना उठा लेता है ताकि जरूरत पड़े तो उससे मेघा को मार सके। इतने में उसके पास माइकल का फोन आता है। वो कहता है कि एसीपी सर का फोन आया था, वो गुस्से से पागल हो रहे हैं। तुम बिना सर्च वारंट प्रेस में छापा कैसे मार सकती हो? अभी की अभी वापस आओ। सेम फोन शिंदे के पास भी आता है। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। आज ये सब बाल बाल बचे थे, अब इनको नई जगह की जरूरत थी। चाचा कहते हैं कि सनी, ये ऊपर वाले का इशारा था ये काम छोड़ने के लिए। सनी कहता है कि वे आकर भी हमें पकड़ नहीं पाए, ये इशारा है कि हम लोग सही जा रहे हैं। अगले दिन माइकल मेघा को अपने पास बुलाता है और फोर्जरी के लिए यानी बिना पूछे उसके स्टैंप यूज करने के लिए मेघा को फायर कर देता है। लेकिन हाथ पैर जोड़ने और मिन्नतें करने के बाद मेघा अपनी जॉब बचा लेती है। अब माल तैयार था और वे दोनों उसकी डिलीवरी करने सूरत जा रहे थे। फिरोज की तो हालत बुरी हुई पड़ी थी। फिर जिसका डर था वही होता है। उनको एक चेक पोस्ट पर रोक लिया जाता है। पुलिस वाले पहले इनके पेपर चेक करते हैं और फिर इन्हें माल चेक कराने के लिए कहते हैं। उस ट्रक में टेलीफोन डायरेक्टरी थी। फिर जब पुलिस वाला बाकी के बॉक्स चेक कर रहा था तो सनी जानबूझकर शराब की बोतल की पेटी हिला देता है। पुलिस वाला शराब पकड़ लेता है और कहता है कि अब बड़े साहब ही आकर बात करेंगे। लेकिन सनी कहता है कि सर, साहब को क्यों बीच में लाते हो, हम आपस में ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं और मामला रफा दफा कर देते हैं। फिर वे 6 बोतल और 30,000 रुपए देकर वहाँ से निकल जाते हैं और सही सलामत एमएलए के अड्डे पर माल की डिलीवरी करते हैं। अब 20 करोड़ की डिलीवरी करके इन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वहाँ से वे सीधा बार में जाते हैं और फुल मौज मस्ती करते हैं। जब वे प्रेस जाते हैं तो देखते हैं कि नानू ने सारे नकली नोट पकड़ लिए थे। फिर नानू इन दोनों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और इन दोनों को खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि चोर का बेटा चोरी ही करेगा। ये मुझे पता था। सनी कुछ भी करना चाहता था लेकिन अपने नानू का दिल नहीं दुखाना चाहता था। इस बात से वो उदास हो जाता है और अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चला जाता है।
4th एपिसोड में हम देखते हैं कि मंत्री पवन गहलोत धन रक्षक एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं ताकि छोटे बड़े व्यापारी नकली नोटों से सावधान रह सके। अब सनी फिर से अपनी पेंटिंग वाली लाइन में आ जाता है। चाचा उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार आकर माफी मांगता रहे, नानू मान जाएंगे। सनी कहता है कि नानू का दिल टूटा है, इसका मुझे दुख है, लेकिन जो काम हमने किया उसके लिए मुझे गिल्टी फील नहीं हो रही। फिर जब चाचा प्रेस में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर नानू नहीं मिलते। फिर वो उनको घर पर भी देखने जाते हैं, लेकिन नानू वहाँ भी नहीं थे। अब सब लोगों को उनकी टेंशन हो जाती है। फिर सनी और फिरोज थाने में रपट लिखवाने जाते हैं, लेकिन कोई उनकी रपट नहीं लिखता। फिर वे दोनों जबरदस्ती एसीपी के रूम में घुस जाते हैं और उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। फिर एसीपी उनको हवालात में बंद करवा देता है, लेकिन देर रात चाचा आकर उनकी जमानत करवा लेते हैं और बताते हैं कि नानू मेमोरी लॉस के कारण घर का रास्ता भूल गए थे, लेकिन अभी मिल गए हैं। फिर सनी उनका हालचाल पूछने के लिए घर जाता है। अब नानू ने उसे माफ कर दिया था। फिर सनी उनके सोने के बाद चाचा को कहता है कि इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा, इनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर सुबह वे एक डॉक्टर से जाकर मिलते हैं। वो बताती है कि इनका ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इसी के कारण वे बार बार शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इंडिया में बहुत कम ऐसे सर्जन हैं जो ये सर्जरी करते हैं। उनका अपॉइंटमेंट लेने में भी कई महीने लग जाते हैं। उस दिन जब माइकल अपने ऑफिस जाता है तो सब लोग उसे एक खुशखबरी देते हैं कि धन रक्षक एप्लीकेशन अपने काम में सफल रही। उसने देश के अलग अलग हिस्सों में काफी मात्रा में नकली नोट ट्रेस किए हैं। अब एक आम आदमी भी फर्जी नोट की पहचान कर पाएगा। फिर वे सब मेगा को अप्रिशिएट करते हैं। फिर रात को वे पार्टी करने जाते हैं। तभी माइकल की नजर एक पत्रकार पर पड़ती है। वो हंस रही थी। फिर माइकल उससे पूछता है कि किसकी लाइफ बर्बाद करके हंस रही हो। फिर वो उसके साथ वाले को कहता है कि इस औरत से बचकर रहना, इसने मेरी लाइफ खराब कर दी और अब तुम्हारी भी कर देगी। वहाँ से वापस जाते समय मेघा शेखर से पूछती है कि वो लेडी कौन थी। शेखर बताता है कि उसका नाम कमला ठक्कर है। उसी की वजह से सर का डिवोर्स हुआ था। सर पहले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और उसी पत्रकार की वजह से लोग इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बजाय एक मर्डरर बुलाने लगे। इन्होंने किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिया था। उसने इनको ऐसा फंसाया कि 13 चार्जेस इनके ऊपर लग गए। गहलोत की वजह से चार्जेस तो वापस हो गए, लेकिन इनको सस्पेंड होना पड़ा। ऐसे एलिगेशन को भुलाने के लिए उन्होंने जो शराब की बोतल खोली वो आज तक बंद नहीं हुई। फिर बीवी छोड़कर चली गई और बच्चे को भी साथ ले गई। इसी एलिगेशन के चलते इनके साथी दावे सर ने खुद को गोली मार ली थी। उसी की मौत से सर अभी तक उभर नहीं पाए। अगले दिन सनी प्रेस में अपने नानू से जाकर मिलता है और उनसे लिपटकर माफी मांगता है। नानू कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। अब देश भर में धड़ाधड़ नकली नोट पकड़े जा रहे थे। पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी, लेकिन जो भी नोट पकड़े गए थे या पकड़े जा रहे थे वे मंसूर के बनाए हुए नोट थे। मंसूर ने नकली नोट छापने वाली मशीन जॉर्डन में लगाई हुई थी। उसके आदमी उसे धन रक्षक स्कैनर दिखाते हैं। इसी मशीन के कारण उनका माल गोडाउन में पड़े पड़े सड़ रहा था। फिर मंसूर के खास आदमी जीतू काका उन्हें सनी का बनाया हुआ 500 का फर्जी नोट दिखाते हैं, जो मशीन में से बेधड़क निकले जा रहा था। जीतू काका बताते हैं कि लोग इसे आर्टिस्ट कहकर बुलाते हैं। बस फिर क्या था, मंसूर के आदमी सनी और फिरोज को सोते हुए ही किडनैप कर लेते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मंसूर भाई सनी को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में ये नोट तूने बनाया है। सनी हाँ कह देता है। फिर मंसूर भाई सनी को खुद का बनाया हुआ नोट दिखाते हैं और पूछते हैं कि देख इसमें क्या कमी है। सनी कहता है कि इसको एक अच्छे आर्टिस्ट के टच की जरूरत है। फिर सनी उस नोट को मशीन में डालकर देखता है। नोट रिजेक्ट हो जाता है। सनी कहता है कि थोड़ा काम करने वाला है इस पर, ये ठीक हो जाएगा। फिर मंसूर भाई उसे अपने साथ घर के बाहर ले जाते हैं। फिर वे उसे अच्छे कपड़े पहनने को कहते हैं। अच्छे कपड़े पहनने से हमेशा बरकत होती है। फिर वे उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं और कहते हैं कि दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन सनी मना कर देता है और कहता है कि मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। मंसूर कहता है जान है तो जहान है, खूब दौलत कमा और अपनों को खुश रख। मैं तुझे, तेरे दोस्त, तेरे नाना को मार दूंगा, तेरा घर जला दूंगा। ऐसा भी तो बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला ना। फिर तू मुझे ना क्यों बोल रहा है? जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे खिलाफ है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। फिर सनी और फिरोज को वापस उनके घर पहुंचा दिया जाता है। फिरोज पूछता है कि तुमने उन गुंडों के साथ कोई डील तो नहीं की ना? सनी कहता है कि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं थी, अब इसे मौका समझ इस गटर से बाहर निकलने का। फिर फिरोज कहता है नहीं, तुझे मौका चाहिए दुनिया के सामने अपनी आर्ट दिखाने का, खुद को बड़ा आर्टिस्ट घोषित करने का। दोस्तों अब तक आपने 4 एपिसोड देख लिए हैं।
और बाकी के 4 एपिसोड मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। देखना यह है कि क्या सनी मंसूर भाई के साथ काम करेगा, अगर करेगा तो क्या माइकल हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा, ये किस तरह जॉर्डन में पैसा छापेंगे और इंडिया में लेकर आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फुल मजा आने वाला है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।